वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम एस। तो आप सभी का स्वागत है आज के दूसरे लेक्चर में। तो कल के लेक्चर में आपने देखा था बिहार पैरामेडिकल एग्ज़ाम जो होने वाला है 2024 का जून में, उससे रिलेटेड मैंने सारे मार्किंग सिस्टम को बताया था और सिलेबस जो है वो डिस्कस किया था। तो आज का लेक्चर जो है वो बायोलॉजी पर है, जो जनरल साइंस के अंदर आता है। इसका वेटेज बहुत अच्छा है। 8 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर आप हमारा नॉर्मली जो मैं यूनिट वाइज क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ उसको भी अगर आप देख लेंगे तो 8 क्वेश्चंस जो हैं आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट यूनिट जो मैं लेकर के आई हूँ वो है एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी जो है हमारे से रिलेटेड है, इसलिए वो ज़्यादा क्वेश्चंस 3 या 4 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे शुरू करते हैं। और हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप लोग जो है हमारे हर एक क्वेश्चन के बाद आप कमेंट सेक्शन में जा कर के आंसर्स को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जिससे मैं एनालिसिस कर सकती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये है, व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी एडल्ट इन सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है, क्योंकि हर एक ह्यूमन बॉडी का एक फिक्स्ड नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से हम लोग को ठंडा गर्म लगता है। तो हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। क्या है? 37। तो हम लोग का रेंज भी है कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल 37 होगा, 36.5 और 36 से 39 तक हम लोग नॉर्मल मान लेते हैं, रेंज में आता है। लेकिन जो एग्जैक्टली आपके क्वेश्चंस में पूछा जाएगा तो आप किसको टिक करेंगे? 37 डिग्री सेल्सियस को टिक करेंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा, विच पार्ट ऑफ द हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है पहले ये देखते हैं। हमारे ब्लड में जो है आरबीसी होता है, आप लोगों को पता ही होगा। उसमें से एक पिगमेंट पाया जाता है जो कि हेमोग्लोबिन होता है। इसमें क्या कैपेसिटी होता है? ऑक्सीजन कैरी करने का कैपेसिटी होता है, जिससे कि हम लोगों का फूड जो है ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है। इसलिए हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसी को कहते हैं जिसमें कि हेमोग्लोबिन अटैच करके कैरी करते हैं। तो वो हमारे हार्ट में कितना चैम्बर होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होता है। तो फर्स्ट जो अपर चैम्बर होता है वो दोनों आर्ट्रियम होता है, ये राइट आर्ट्रियम होता है। दूसरा लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट आर्ट्रियम होता है। नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल होता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है। तो हमारे बॉडी में 4 चैम्बर जो हैं वो 4 चैम्बर होते हैं। इसमें से 2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करते हैं और 2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करते हैं। तो इस तरफ से जो है ये हमारा वेना कवा है। यहाँ से जो है पूरे बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैं अच्छे से बनाती हूँ। तो वेना कवा से कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। पूरे बॉडी से जो होता है वो बॉडी से सुपीरियर वेना कवा, 2 वेना कवा होता है। एक सुपीरियर होता है जो ऊपर से लाता है और एक इन्फीरियर होता है जो लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर के आता है। तो इसका काम क्या है? वो राइट आर्ट्रियम में पंप करवाता है और यहाँ से फिर कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में। यहाँ से फिर हमारा प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स में जाता है, जहाँ पे ब्लड का जो है CO2 जाता है एल्वुलाई में, और एल्वुलाई से जो है ऑक्सीजन हमारे ब्लड स्ट्रीम में आता है। और जब यहाँ पे हमारे ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन कैरी होता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। तो फिर वापस से वो हमारे लंग्स से जो है ब्लड को फिर से वापस लेफ़्ट आर्ट्रियम में पंप किया जाता है एंड देन फिर वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है पहले, देन आयोटा के थ्रू जो है हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में पंप किया जाता है। तो हम लोग आंसर बता सकते हैं कि लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। आपको हार्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि हमारे
एक तो क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली पूछा जाता है कि हमारे हार्ट में कितना चैम्बर है, तो 4 चैम्बर है। फर्स्ट जो है वो राइट आर्ट्रियम है, सेकंड जो है हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम है, थर्ड राइट वेंट्रिकल एंड फोर्थ जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो राइट आर्ट्रियम से हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैरी होता है हार्ट में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी विच पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, रिसीव करना, ठीक है। तो कौन से पार्ट में हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है, तो इसका आंसर होगा राइट आर्ट्रियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, और इसका आंसर क्या था, विच पार्ट ऑफ द हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, तो इसका आंसर है लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट आर्ट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है हार्ट का, और वापस जो प्यूरिफाइड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो वापस से बॉडी में किससे जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आंसर्स को ज़रूर से ज़रूर कमेंट करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच ब्लड टेस्ट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ आरबीसी इन द ब्लड। तो आरबीसी कितना मात्रा में हमारे बॉडी में है, ये कौन सा ब्लड टेस्ट हम लोग को बताता है, जल्दी से बताएं। 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, हम लोग नॉर्मली भी आजकल ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं। अगर सिर्फ आपको आरबीसी का प्रोपोर्शन जानना है तो हम लोग हेमाटोक्रिट टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को आरबीसी का प्रोपोर्शन पता चल जाता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी इज़ मोस्ट एबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो कौन सा डब्ल्यूबीसी जो है किस लिए पाया जाता है हमारे बॉडी में, पहले तो ये जानना चाहिए। तो ये फाइटर सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जब भी हमारे बॉडी में बैक्टीरिया इंटर करता है, ये हमारा बॉडी है, इसमें अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है, ठीक है, फॉरेन बॉडीज़ आ रहा है जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, तो जब ये इंटर करता है हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी में जो ब्लड के मतलब कि ब्लड स्ट्रीम में डब्ल्यूबीसी है, जिस एरिया में इन्फेक्शन हुआ है उस एरिया में तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जब डब्ल्यूबीसी का टेस्ट मतलब डब्ल्यूबीसी का नहीं, हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट करवाते हैं। अगर हमारा फीवर आ रहा है तो डॉक्टर लिख देते हैं सीबीसी करवा के लाओ। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली में, वहाँ पे वो लोग देखते हैं डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा होता है। देन पार्टिकुलरली कौन सा टाइप का बढ़ा हुआ है, इससे वो लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक्चुअली क्या है कि कौन सा हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी सेल्स जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो कितना, पहले तो कितने टाइप के डब्ल्यूबीसी होते हैं, 5 टाइप्स के डब्ल्यूबीसी होते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को पहले 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। ए ग्रेनुलोसाइड एंड ग्रेनुलोसाइड एंड ए ग्रेनुलोसाइड दोनों मिला करके हमारे डब्ल्यूबीसीस कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। और एक जो होता है वो इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल एंड बेसोफिल, ये 3 होते हैं। देन दूसरा जो पार्ट है वो होता है लिम्फोसाइड, मोनोसाइड, ठीक है। देन जो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है अगर पूछा जाएगा डब्ल्यूबीसी, तो इसका आंसर होगा न्यूट्रोफिल। सबसे ज़्यादा मात्रा में 70% डब्ल्यूबीसी कौन सा होता है, न्यूट्रोफिल पाया जाता है, ठीक है। आई होप सबको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कि हमारा डब्ल्यूबीसी कितने टाइप के होते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है 5 टाइप के डब्ल्यूबीसी होते हैं। एंड देन या फिर वो ग्रेनुलोसाइड एंड ए ग्रेनुलोसाइड भी किस बेसिस पे, ग्रेनुल्स के प्रेजेंस के बेसिस पे डिवाइड किया गया, ठीक है। तो ग्रेनुलोसाइड 3 होते हैं एंड ए ग्रेनुलोसाइड 2 होते हैं।
मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5th नंबर जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं क्लियरली, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। ठीक है, कौन से करेक्टर से हम लोग बता सकते हैं कि लीवर में इन्फेक्शन हुआ है। तो एक वर्ड मैं बता देती हूँ, आइटिस। इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन। बेसिकली तो इन्फ्लामेशन, किसी बॉडी पार्ट्स में इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, सूजन आ जाना, तो वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, या बैक्टीरिया इंटर करके वहाँ पे फुला दिया है, या साइज़ इंक्रीज़ हो गया है इंजरी के कारण, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन कहते हैं। अगर हमारे लीवर में इन्फ्लामेशन हुआ है तो कौन से वर्ड से उसको हम लोग डिफ़ाइन करेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, आइटिस। लीवर का दूसरा हेपेटिक ग्लैंड भी कहते हैं, तो लीवर का दूसरा नाम हेपेटिक है और उसमें इन्फेक्शन हो रहा है तो हेपेटाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हेपेटाइटिस। तो इसका आंसर होगा 5th का 1st नंबर आंसर होगा हेपेटाइटिस। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग कौन से क्वेश्चन पे। 6th नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारा प्राइमरी फंक्शन ऑफ एल्वुलाई इन द लंग्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी फटाफट से आंसर बताएं 6th नंबर का क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एल्वुलाई होता कहाँ है पहले ये बताइए। ये ट्रैकिया है, फिर ब्रोंका है, फिर ब्रोंक्योल बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से लास्ट का जो बल्ब टाइप का जो इस तरीके से गुच्छा बना हुआ रहता है लंग्स के अंदर, 2 लंग्स होते हैं इस टाइप का, और भी ब्रांचेस बनते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होते हैं। एंड लास्ट का जो होता है वो गुच्छा गुच्छा सा अंगूर के गुच्छे जैसा लगता है वो देखने में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्वुलाई होता है। तो ये किस में पाया जाता है, लंग के अंदर का जो पार्ट होता है। तो एल्वुलाई जो होता है वो मेनली प्यूरिफिकेशन ऑफ द एयर, फिल्ट्रेशन ऑफ द एयर के लिए मतलब होता है। बट यहाँ पे मेन काम सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ही कहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है हमेशा पार्टिकुलर ऑप्शन के लिए फिल्ट्रेशन ऑफ द एयर है, लंग्स होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन गैस एक्सचेंज। तो हाँ, यहाँ पे CO2 वाला ब्लड इंटर करता है लंग्स में। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन में ही मैंने बताया, हाँ सेकंड क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था कि कौन सा चैम्बर से प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता कहाँ पर है, एक्सचेंज कहाँ होता है, वो लंग्स में होता है, और वो लंग्स के अंदर भी कहाँ पर होता है, एल्वुलाई के अंदर होता है। तो यहाँ पे एल्वुलाई का जो मेन फंक्शन है, एल्वुलाई का मेन फंक्शन जो है वो गैस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर कौन सा करेंगे, टिक, सेकंड ऑप्शन गैस एक्सचेंज। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो हम लोग मूव करते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पर। तो 7th नंबर क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ ECG स्टैंड फॉर। ECG हम लोग नॉर्मली भी कराते रहते हैं, हम लोग नहीं एक्चुअली ग्रैंड पेरेंट्स एडल्ट लोग ज़्यादा कराते हैं। क्यों कराते हैं, ECG क्या बताता है, हमारे हार्ट का मूवमेंट क्या हो रहा है, पंप कैसे कर रहा है, तो वो इस टाइप का लाइनिंग शो करता है। तो इसमें PQS ऐसे करके कुछ सिगमेंट होते हैं, PQRST ऐसे करके सिगमेंट होता है। तो इस टाइप का हमारा हार्ट सही से काम कर रहा है, पंप कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए हमारा जो टेस्ट होता है वो ECG टेस्ट होता है। तो ECG टेस्ट जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है, या सेकंड जो है इलेक्ट्रो
कार्डियोग्राम होता है, थर्ड जो है इलेक्ट्रोमायोग्राम होता है, फोर्थ जो है इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राम होता है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हार्ट से रिलेटेड है। तो कार्डिक सिस्टम हम लोग हार्ट के सिस्टम को और जो सिस्टम है पूरा उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्डिक सिस्टम, कार्डिक। तो इसी से हमारा आता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट इज़ प्राइमरीली एब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा क्या एब्जॉर्ब होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या वाटर? बताइए, जल्दी बताइए। अच्छा, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है क्या? नहीं, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में बिल्कुल भी नहीं होता है, स्टोरेज का काम करता है वहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा डाइजेशन का जितना काम होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बचा खुचा चीज़ जो है वो कहाँ पे होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आते आते प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये तीनों का डाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा बच जाता है? वाटर। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा क्या चीज़ का अब्जॉर्प्शन होता है? प्राइमरी वे में पूछा जाए तो सबसे पहला प्रायोरिटी वाटर को दिया जाता है। देन अगर पूछा जाए कि हमारा ड्रग जो हम लोग मेडिसिन लेते हैं उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में। तो ड्रग्स का या मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पे होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच इलेक्ट्रोलाइट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। हमारा जो ये मसल्स हैं इसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट है सोडियम, सेकंड है पोटेशियम, थर्ड है कैल्शियम, फोर्थ है मैग्नीशियम। तो आपने सुना होगा मम्मी लोग बोलती है हमेशा कि दूध पी लो, दूध पी लो। तो मिल्क में एक्चुअली होता क्या है? सबसे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है। मिल्क क्यों पीना चाहिए? ताकि हमारा मसल्स जो है वो स्ट्रांग हो, तो उसके लिए हम लोगों को कैल्शियम चाहिए। तो सबसे ज़्यादा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में ये मतलब कि एक वे में आप याद कर सकते हैं कि मिल्क में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है और मिल्क हम लोग को इसलिए लेना चाहिए ताकि हमारा मसल स्ट्रांग रहे। तो सबसे ज़्यादा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट इम्पॉर्टेंट है वो कौन सा है? कैल्शियम इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन जो है हमारा विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय नेफ्राइटिस। तो नेफ्राइटिस यहाँ पर भी देख सकते हैं आइटिस वर्ड मतलब आ गया, इसका मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन। तो नेफ्रॉन वर्ड नेफ वर्ड कहाँ से आया है? नेफ्रॉन से। कहाँ से आया है? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन किसका पार्ट है? किडनी का। कहाँ पर? नेफ्रॉन जो है हमारे किडनी का पार्ट है। तो यहाँ पे नेफ्राइटिस जो है वो इन्फेक्शन किसके अंदर हो रहा है? किडनी के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। यहाँ पे मतलब नेफ्राइटिस में इन्फेक्शन मतलब कि नेफ्रॉन में इन्फेक्शन हो रहा है, ना कि किडनी में। लेकिन नेफ्रॉन है किसका पार्ट? वो किडनी का पार्ट है। तो कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है? हमारा किडनी अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि नेफ्राइटिस में कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है? हमारा किडनी अफेक्ट हो रहा है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11th नंबर क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं तो क्या है? विच ऑर्गन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल बाय प्रमोटिंग ग्लूकोज अपटेक इन सेल्स।
तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो रेगुलेट होता है हमारे ब्लड्स में, सेल्स के अंदर। तो वो कौन सा हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड शुगर लेवल सर्कुलेशन रेगुलेशन में? तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूकागॉन, सेकंड है इंसुलिन, थर्ड है एड्रेनालिन, फोर्थ है कोर्टिकोसोल। ओके, तो हमारा जो है इंसुलिन लेवल जो है वो कम हो जाता है, बढ़ जाता है। इससे हमारा ब्लड शुगर लेवल के रेगुलेशन को अफेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है अगर हमारा ब्लड शुगर हाई होता है, और हम लोग शुगर टेस्ट करवाते हैं, सुने होंगे गांव में बोलते हैं, विलेज में बोलते हैं ब्लड शुगर टेस्ट करवाओ। तो वो होता है ग्लूकोज लेवल, जिसका टेस्ट का नाम GRBS भी शॉर्टकट में कहते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट से हम लोग पता करते हैं कि हमारा शुगर लेवल कितना है, नॉर्मली रेंज में है या नहीं है। फास्टिंग में जब हम लोग रहते हैं वो 90 mg से कम होना चाहिए फास्टिंग में, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाए। तो अगर आपका शुगर लेवल 90 से कम है फास्टिंग, जब आप कुछ नहीं खाए हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर वो कम है तो ये GRBS लेवल आपका नॉर्मल है। अगर आफ्टर फास्टिंग 2 आवर्स बाद, आप खाना खाने के 2 घंटे बाद चेक कर रहे हैं, लेस देन 120 mg/dl है, यूनिट भी इसका देख सकते हैं mg/dl होता है, तो ये नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा हाई है, खाना खाने के बाद 150 आ रहा है, 150 आ रहा है, 200 है, उससे अबव आ रहा है, तो मतलब आप डायबिटिक पेशेंट हैं। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है तो कौन सा जो है डिजीज़ होता है, डिजीज़ कंडीशन होता है, ये मेटाबॉलिक डिजीज़ होता है जिसको हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। और ये जो ब्लड शुगर लेवल हमारे ब्लड में रेगुलेशन का काम करता है, वो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग 12th नंबर क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है। आप लोग शायद अभी मेडिकल फील्ड में नहीं है, हम लोग के लिए इसलिए ईजी लगता है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मेडिकल फील्ड में बहुत टाइम से हैं, तो इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेडिकल टर्म में ब्लड शुगर, हाई ब्लड शुगर को हम लोग क्या कहते हैं? तो हाइपो मतलब क्या होता है? हाइपोटेंशन। तो हमेशा ध्यान रहे, वो फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री या किसी भी सब्जेक्ट में अगर हाइपो वर्ड आ रहा है तो वो होता है लो, अगर हाइपर है तो वो होता है हाई, ठीक है। तो अगर हाइपोटेंशन है, टेंशन मतलब ब्लड प्रेशर, फिजिक्स का वर्ड है टेंशन, ये वॉल है उस पर जो प्रेशर पड़ रहा है उसको टेंशन कहते हैं, ठीक है। देन अगर आपका लो है तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाई, तो हम लोग को हाइपर की तरफ देखना है। तो यहाँ एक हाइपर टेंशन है और दूसरा थर्ड नंबर को जो ऑप्शन है वो हाइपर लिपिडेमिया, तो ठीक है। और चौथा जो है वो हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया हाई ब्लड शुगर लेवल इन द ब्लड, ओके। एंड लिपिड लेवल हाई है तो इसको हाइपर लिपिडेमिया कहते हैं। एंड सेकेंड ऑप्शन जो है आपका आंसर है, तो सेकेंड आपका आंसर है हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड शुगर को हम लोग मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को के तरफ। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? ये आपका फिंगर है, किसी वजह से यहाँ पे कट हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन 1 से 2 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर या 2 मिनट्स, नॉर्मली तो आपका 1 से 2 मिनट में ही हो जाना चाहिए, आप नॉर्मल तभी हैं, नहीं तो एक डिजीज़ कंडीशन हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपका ब्लीडिंग अपने आप नेचुरल वे में स्टॉप हो रहा है तो क्यों होता है? तो यहाँ पे कुछ हार्मोन वगैरह के वजह से सेल्स जो है हार्मोन एक्टिवेट होते हैं, एंड फाइब्रिनोजिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस तरीके से फाइबर फॉर्म करके नेट, ये जो है वो ब्लड क्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ये नेट टाइप का फॉर्मेशन कर देता है जिसके वजह से ब्लडिंग स्टॉप हो जाता है, तो वो फाइब्रिनोजिन की वजह से होता है।
तो ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं विच विटामिन इज़ एसेंशियल फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, तो हमारा कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, विटामिन के, ठीक है। इसीलिए मतलब क्या होता है, जब न्यू बॉर्न बेबीज़ बॉर्न होते हैं तो न्यू बॉर्न बेबी को हम लोग 2 इंजेक्शन ज़रूर ही लगाते हैं, 2 इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। इतना आपको नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ। वो 2 में से कौन सा सबसे पहले हमारा विटामिन के आता है, दूसरा हेपेटाइटिस बी आता है। हेपेटाइटिस बी के लिए हम लोग देखते हैं 2 kg से एबव है यानी बेबी का वेट, लेकिन विटामिन के जो है वो ज़रूर ही हम लोग डालते हैं ताकि अंदर में इंटरनल ब्लीडिंग, हेमोरेज या कुछ भी हो रहा हो वो ब्लीडिंग स्टॉप हो सके, जिससे कि बच्चे का डेथ का रीज़न एक है हेमोरेज, वो कम हो सके। तो हम लोग बच्चे में जो है वो विटामिन के क्यों डालते हैं, ताकि हेमोरेज को स्टॉप कर सके। तो वो विटामिन के ही क्यों डालते हैं, क्योंकि वो जो है रिस्पॉन्सिबल होता है कहीं ना कहीं हमारे नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो कौन सा विटामिन होता है, विटामिन के होता है, एसेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है हमारे नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के लिए। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन जो है, 14 नंबर क्वेश्चन जो है, विच इज़ द फंक्शन ऑफ स्प्लीन इन द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में स्प्लीन का क्या फंक्शन, व्हाट इज़ द फंक्शन, 14 नंबर क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्प्लीन इन द लिम्फेटिक सिस्टम। तो स्प्लीन का क्या रोल है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में। फर्स्ट ऑप्शन है फिल्टर ब्लड, प्रोड्यूस लिम्फेटोसाइट, थर्ड है स्टोर आयन, या फिर ऑल ऑफ द एबव। आपको एक रिजर्वायर ऑफ द ब्लड भी कहा जाता है कि एक्सीडेंट जब होता है तो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड का सप्लाई स्प्लीन कराता है। क्यों, क्योंकि जब आरबीसीज डेथ हो जाते हैं, आरबीसीज का डेथ हो जाता है तो वो कहाँ जा कर के स्टोर होता है, स्प्लीन के अंदर जा कर के स्टोर होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्प्लीन को रिजर्वायर कहते हैं, रिजर्वायर ऑफ आरबीसीज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फिल्टर ब्लड प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स, या फिर स्टोर आयन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हाँ, लिम्फोसाइट्स का भी प्रोडक्शन ऑर्गन पूछा जाएगा कि कहाँ से लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो स्प्लीन हमारा प्रोड्यूस होते हैं। तो स्टोर करता है आयंस, क्योंकि आरबीसीज में आयन पाए जाते हैं, Fe। स्टोर आयन करता है, प्रोड्यूस। अगर 2 आपका ऑप्शन अगर है तो ऑल ऑफ द एवम, ऑल ऑफ द एबव आप आंख बंद करके टिक कर सकते हैं। मतलब कि हमारा जो स्प्लीन का फंक्शन है लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या है, ब्लड का फिल्ट्रेशन, सेकेंड है प्रोड्यूस करता है लिम्फोसाइट्स को, थर्ड है स्टोर करता है आयंस को, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। नेक्स्ट मूव करते हैं 15th नंबर क्वेश्चन, विच कंडीशन इन्वॉल्व द इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स। किस कंडीशन, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो घुटनों का, जहाँ जहाँ हमारे बॉडी में जॉइंट्स हैं वहाँ पर जो इन्फ्लामेशन होते हैं, बोलते हैं ना बहुत लोग घुटनों के दर्द है तो ये जॉइंट है वहाँ पर जो है सूजन आ जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, अर्थराइटिस। क्या कहते हैं, अर्थराइटिस कहते हैं। जॉइंट के इन्फ्लामेशन को हम लोग अर्थराइटिस कहते हैं। क्लियरली ये मतलब कि आई थिंक ये डायरेक्टली क्वेश्चन 2-3 बार शायद पूछा गया है, शायद नहीं 2-3 बार मैंने देखा है। स्टूडेंट्स जो है मेरे बताएं कि ये क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पेपर पर तो हम लोगों को नेट पे नहीं मिल सकता, वो स्टूडेंट्स लोग ही जो बताएंगे उससे। हाँ, जब मैंने दिया था उस टाइम भी कहीं ना कहीं इससे घुमा फिरा के ये क्वेश्चंस आया हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, व्हाट इज़ द टर्म फॉर डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसीज। अगर हमारा आरबीसी जो है ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स डिक्रीज़ हो जाएं तो उसको एक टर्म से डिफाइन किया जाता है सिंपली। वो कौन सा टर्म है, एनीमिया। क्या है, सिंपल वे में आप याद कर सकते हैं। हमारा बोलता है तुम्हारे अंदर खून का कमी होंगे, तुम एनेमिक पर्सन हो। एनेमिक मतलब क्या है, हमारे अंदर रेड ब्लड सेल्स कम हो चुका है, ठीक है। उसको हम लोग एक मेडिकल टर्म में एनीमिया कहा जाता है, एनेमिक, एनीमिया, ओके।
आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। 17 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, विच स्ट्रक्चर इन द ईयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस। हमारे बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं ईयर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ईयर का भी कौन सा पार्ट है ना, तो कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में। जल्दी जल्दी प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहें कि इसका आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट है कोक्लिया, सेकंड है सेमी सर्कुलर कैनाल, थर्ड है स्टेचन ट्यूब, फोर्थ है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर होगा, सेमी सर्कुलर कैनाल। ये जो है इंटरनल कैनाल में आता है, ये एक्सटर्नल होता है, ये मिडिल होता है, और यहाँ पर इस टाइप का ये होता है हमारा इंटरनल ईयर कैनाल, इंटरनल एरिया। और स्टेचन ट्यूब जो हमारा यहाँ पे होता है। तो सेमी सर्कुलर कैनाल यहाँ पे जो पाया जाता है उसमें फ्लूइड रहता है भरा हुआ। सेमी सर्कुलर कैनाल, इसमें फ्लूइड रहता है जो कि बॉडी बैलेंस में मेंटेन करने में हमारा हेल्प करता है। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच हार्मोन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल ग्लैंड। हमारे एड्रिनल ग्लैंड में कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिकोसोल और एस्ट्रोजन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा जो है एड्रिनल ग्लैंड पाया कहाँ जाता है। हमारे बॉडी में 2 किडनी हैं, उसके सर पे 2 ताज हैं। तो ये ताज जो है हमारा क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जाता है कि हमारा एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है, तो किडनी के हेड पे पाया जाता है, किडनी का लोकेशन पे पाया जाता है। और ये जो है 3 एरियाज़ कॉर्टेक्स वगैरह में, मेडुला कॉर्टेक्स में डिवाइडेड होते हैं, उसमें अलग अलग हार्मोन रिलीज़ होता है। तो इसमें से कौन सा हार्मोन, इंसुलिन जो है वो हो नहीं सकता है, थायरॉक्सिन थायरॉयड ग्लैंड में, कॉर्टिकोसोल जो है आंसर है एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है, ये हमारा है ट्रैकिया और फूड पाइप एक ही जगह पे प्रेजेंट रहता है ओवरलैप फॉर्म में, और एक यहाँ पे इस टाइप का फ्लैप करते हुए मस्कुलर मसल्स का बना हुआ रहता है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है जब हमारे फूड पाइप से फूड इंटर करता है तो वो विंड पाइप को कवर करता है, और जब फूड नहीं एयर इंटर करता है तो वो फूड पाइप को कवर करता है एपिग्लोटिस। तो इसका काम क्या है, कवर द ट्रैकिया ड्यूरिंग सोलोइंग। क्या होगा इसका फंक्शन, मतलब कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये ट्रैकिया है जिससे क्या एयर इंटर करता है। ठीक है, ये फूड पाइप है जिससे फूड इंटर करता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो फूड पाइप में जाएगा ना, तो हम लोग को दूसरा वाला पाइप को कवर करना पड़ता है, ट्रैकिया को कवर करना पड़ता है। तो ट्रैकिया को कवर इसलिए करना पड़ता है ताकि हमारा फूड गलती से ट्रैकिया में ना चले जाए और हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर, जो कि बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। विच कंडीशन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। ओके, तो विटामिन सी के डिफिशेंसी से कौन सा डिजीज़ होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट VVI कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो सिंपल आपको सारे विटामिन का डिफिशेंसीज को ध्यान में रखना है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई के। ओके, सी के वजह से स्कर्वी होता है। कौन सा डिजीज़ होता है, स्कर्वी होता है। सिंपल। नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट डज टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया एक होता है, एक ब्रेडिकार्डिया होता है। टैकी मतलब इंक्रीज्ड होता है, इंक्रीज्ड। ठीक है, या फिर फास्ट। एक होता है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, ब्रेडी का मतलब कहीं भी आ जाएगा तो स्लो या डिक्रीज्ड। ठीक है,
तो टैकीकार्डिया, टैकी मतलब इंक्रीज होता है। तो हाँ, कार्डिया वर्ड मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही डिस्कस किया था। कार्डिया कहाँ किससे रिलेटेड, कौन से ऑर्गन से रिलेटेड, हार्ट। तो अगर हार्ट रेट हमारा इंक्रीज्ड है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टैकीकार्डिया, मतलब कि हमारा हार्ट बहुत ही तेज़ी से पंप हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, फास्ट हार्ट रेट होता है। तो टैकीकार्डिया का मतलब क्या होता है, फास्ट हार्ट रेट होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22nd जो है, विच ब्लड कंपोनेंट इज एसेंशियल फॉर क्लॉट फॉर्मेशन। क्लॉट फॉर्मेशन किसके कारण होता है, फाइब्रिनोजेन के कारण। उसमें कहीं ना कहीं हमारा कौन सा ब्लड सेल्स रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। लगभग 1,20,000 हमारा नॉर्मल रेंज होना चाहिए प्लेटलेट्स का, और प्लेटलेट्स की वजह से हमारे ब्लड में क्लॉटिंग का फंक्शन होता है। ब्लड क्लॉटिंग फंक्शन जो है वो एक फिजियोलॉजी, उसको हम लोगों को अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि हार्मोन से रिलेटेड भी क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है विच इज़ द मेडिकल टर्म फॉर विंड पाइप। अभी जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताएं विंड पाइप किसको कहते हैं। अभी एपिग्लोटिस से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने ट्रैकिया बताया, तो वो क्या है, विंड पाइप है। तो इसका आंसर सीधा सीधी आप टिक कर सकते हैं, ट्रैकिया जो है वो क्या है, विंड पाइप है। उससे पहले फर्स्ट ऑप्शन में जो है इसोफेगस कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, फूड पाइप है। मेडिकल टर्म फूड पाइप का क्या कहते हैं, इसोफेगस। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 22nd, विच कंडीशन इज द कॉमन क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय एयरवे इन्फ्लामेशन एंड हाइपर एक्टिविटी, ठीक है। तो कौन से यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन हैं, जिसमें से क्रोनिक मतलब बहुत ज़्यादा रेगुलर वे में इन्फेक्शन आपका जो है, अगर 1 वीक इन्फेक्शन है तो एक्यूट में आता है, लेकिन लॉन्गर देन 1 वीक इन्फेक्शन आपका रह रहा है तो उसको हम लोग वहाँ पे एक्यूट कंडीशन को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं क्रोनिक कंडीशन में। बहुत ज़्यादा दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर आपको वो इन्फेक्शन है, तो हम लोग उसको क्रोनिक कहते हैं। तो उस कंडीशन में जो है रिस्पायरेटरी डिजीज़ कैरेक्टराइज बाय एयरवे, हमारा जो एयरवे है, लंग है ना, एल्विलाई, ब्रोंकाई, वो सब इन्फेक्टेड है और हाइपर एक्टिविटी है, ठीक है। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, अस्थमा का नाम ने आप लोगों ने सुना होगा। यहाँ पे जो वर्ड है, एक हाइपर एक्टिविटी आ गया है, क्योंकि जो कि हाइपर एक्टिविटी किससे, एलर्जी से रिलेटेड होता है। हाइपर एक्टिविटी किससे रिलेटेड होता है, सॉरी, एलर्जी से रिलेटेड होता है। यहाँ पे अगर हाइपर एक्टिविटी वर्ड नहीं रहता तो निमोनिया भी आंसर हो सकता था, बट यहाँ पे हाइपर एक्टिविटी है जो कि एलर्जी से रिलेटेड है। और एलर्जी किससे हो सकता है, डस्ट, पॉलन पार्टिकल्स से हो सकता है, किसी किसी को फ्लावर्स की स्मेल से हो सकता है, फूड से, और इस वजह से एयरवेन में इन्फेक्शन हो रहा है। तो वो कंडीशन कौन सा होता है वो कंडीशन कौन सा होता है, अस्थमा होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 कंडीशन इम्पॉर्टेंट आपको देखना है, एक तो एयरवे का इन्फ्लामेशन, सेकेंडली क्रॉनिक हो रहा है बहुत लंबे टाइम तक, तो अस्थमा जो डिजीज़ होता है ना वो ज़िंदगी भर भी रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर सबसे बेस्ट सूटेबल कौन सा है, अस्थमा ही, सूटेबल नहीं, आंसर ही अस्थमा है, ठीक है। तो आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 25th नंबर क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट डज द एब्रीविएशन MRI स्टैंड फॉर। MRI करवाने हम लोग बोलते हैं ना, जाइए MRI टेस्ट करवा के आइए। तो डॉक्टर लोग MRI टेस्ट किसको लिखते हैं, अगर हम लोगों को 3D इमेज चाहिए किसी ऑर्गन का, ताकि अच्छे से पता कर सके कि कौन सा ऑर्गन में क्या कैंसरस है या नहीं है, या इन्फेक्शन है, इंजरी है। ब्रेन का खास करके जब हम लोग हो जाता है उस टाइम में भी CT स्कैन, MRI वगैरह कराते हैं। लंग्स वगैरह इंजरी के केस में करवाते हैं, कैंसर के केस में करवाते हैं, ठीक है। तो MRI स्टैंड्स फॉर व्हाट, जल्दी से बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आप लोग कभी भी सुने होंगे तो फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, थर्ड है इमेज, ओके। तो हम लोग को एक प्लेट जैसा, इमेज जैसा बहुत सारा इमेज उसमें बना हुआ वो वाला देता है।
नेक्स्ट ऑप्शन है मैग्नेटिक रेजोनेंस इंस्ट्रूमेंट, रियली इंस्ट्रूमेंट, सोचेगा। थर्ड है मैग्नेटिक रेडियोग्राफिक इमेजिंग या फिर मैग्नेटिक रेडियोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट। तो रेडियोग्राफिक यहाँ पे नहीं आएगा, रेजोनेंस आएगा। कौन सा आएगा वर्ड? रेजोनेंस। तो इसका आंसर जो है वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, ठीक है। हम वहाँ पे एक्चुअली में वो एमआरआई में क्या होता है, वहाँ पे बहुत ही हाई मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे दिया जाता है हमारे बॉडी पे। ये हमारा बॉडी है, मान लीजिए, बहुत गंदा सा मैं डायग्राम बना रही हूँ। और एमआरआई जो चैम्बर होता है जहाँ पर एमआरआई हम लोग कराने भेजते हैं, वहाँ पे आपको वॉच अलाउ नहीं होता है, ईयरिंग अलाउ नहीं होता। अगर आप पेसमेकर, हार्ट के पेशेंट और पेसमेकर लगाएं तो आपका एमआरआई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अंदर में जो है वो मैग्नेट है, वो मेटल है, वो अट्रैक्ट कर लेगा मैग्नेटिक फील्ड में और आपके हार्ट को भी टीयर करके बाहर निकाल सकता है। तो कुछ भी हमारे बॉडी के अंदर इम्प्लांटेड वे में, मतलब इंसर्ट किया हुआ मेटल नहीं होना चाहिए, स्टील नहीं होना चाहिए। जैसे हड्डी को मतलब कि बोन टूटने पे स्टील लगवाते हैं ना, तो वो सब पेशेंट को एमआरआई नहीं करने के लिए वो कॉन्ट्राइंडिकेशन में आ जाता है कि हम लोग नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि वो रेजोनेंस जो है, मैग्नेटिक रेजोनेंस पूरे फील्ड, मतलब कि इस चैम्बर के अंदर पूरा मैग्नेटिक रेजोनेंस रहता है। तो जो पर्सन साथ में जा रहा है वो भी बाहर निकल जाता है। और पहली बात तो कुछ भी मेटल आयंस वगैरह अलाउड नहीं होता है, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर लेगा और जिसकी वजह से हमारा बोन, हमारा मसल्स टीयर हो सकता है। तो दोनों के रेजोनेंस को मैच कराया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? एमआरआई का मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये पूरा 25 क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आपको डायरेक्टली 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए पैरामेडिकल में मिल सकते हैं। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जितने स्टूडेंट्स हैं उनको मेरा चैनल सब्सक्राइब करने बोले, या सब्सक्राइब नहीं भी करें, एटलीस्ट हमारे क्वेश्चंस को देखें, ताकि वो अपना जो गोल है, गोल कभी भी नहीं भूलना है। हमारा गोल क्या है? जीएनएम क्वालिफाई करना है पैरामेडिकल से। तो आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी के 25 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय।